हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अंगद सिंह अवाना आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन परिवार स्टडी विद अंगद पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, यूके ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्नों में से 7 से 8 प्रश्न सीधे भारतीय अर्थव्यवस्था से आते हैं। ठीक है जी। अब देखिए 100 अंकों की परीक्षा होती है ग्रुप सी में। इन 100 अंकों में से 30 अंकों का जीएस पूछा जाता है। इन 30 अंकों में से 5 अंकों का कंप्यूटर फिक्स है। लेकिन इन 30 अंकों में से 7 से 8 प्रश्न किससे पूछे जा रहे हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था से पूछे जा रहे हैं। और अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। काफ़ी डीप जाकर अर्थव्यवस्था को क्या किया जा रहा है, कुरेदा जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें डीप ही पढ़ना पड़ेगा। तो 30 प्रश्नों में से 7 से 8 प्रश्न सीधे किससे आ रहे हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था से आ रहे हैं। और यह जो सीरीज़ मैं आज से आरंभ करने जा रहा हूं, यह सीरीज़ आपके इन्हीं 7 से 8 प्रश्नों को आसानी से हल करने में मदद करेगी। तो चलिए देर नहीं करते, आज से हम भारतीय अर्थव्यवस्था को सरल, रोचक और डीप तरीके से समझते हैं। ठीक है, और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज के क्या क्या टॉपिक रहेंगे, आज हम क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अर्थशास्त्र को जानेंगे। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर होता है ये जान लेंगे। अर्थशास्त्र के वर्गीकरण को जानेंगे। ठीक है, अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के बारे में जान लेंगे और अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में जानेंगे। वस्तु उत्पादन के कारकों के बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं बच्चों, अर्थशास्त्र क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसे साफ कर देता हूं जरा। जी चलिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं बच्चों अर्थशास्त्र क्या है। तो सबसे पहले जो ये मैंने मेहनत की है इसे पढ़ लेते हैं, फिर मैं समझाता हुआ चलूंगा। ठीक है, अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके तहत यह अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति, समाज और सरकार किस प्रकार अपने सीमित संसाधनों के द्वारा अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ठीक है, यानी सीमित संसाधनों के द्वारा किस प्रकार असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करें। जब इस चीज़ का अध्ययन किया जाता है उसे ही अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है जी, चलिए एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोयला है, K4 कोयला। ठीक है, अब जिस प्रकार से कोयले का आजकल दोहन हो रहा है, तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 150 वर्षों में कोयला समाप्त हो जाएगा हमारे देश से। ठीक है, अब 150 वर्षों में जब कोयला समाप्त हो जाएगा तो ये क्या है? एक सीमित संसाधन है। ठीक है, सीमित संसाधन है, असीमित नहीं है। यानी ये खत्म होने वाला, समाप्त होने वाला एक संसाधन है। और कोयले से क्या बनती है बच्चों? बिजली बनती है। ठीक है, लाइट आती है घरों में। ठीक है, L4 लाइट या बिजली कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, अब हर कोई चाहता है कि मेरे घर में 24 घंटे बिजली आए। सरकार भी चाहती है कि हम कंपनियों को और सभी परिवारों को 24 घंटे बिजली प्रोवाइड कराएं। तो ये क्या है? ये एक असीमित आवश्यकता है। ठीक है, असीमित आवश्यकता है। ठीक है, जब सीमित संसाधन से असीमित आवश्यकता का अध्ययन होता है, सीमित संसाधन से असीमित आवश्यकताओं का जब अध्ययन किया जाता है तो उसे ही अर्थशास्त्र कहते हैं। एक और समझ लेते हैं, एक उदाहरण और ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए हैं। ठीक है, 1 लाख रुपए हैं और अभी अभी मेरे पास 1 लाख रुपए आए हैं। ठीक है जी, अब मैं घर बैठा सोच रहा हूँ कि भाई 10,000 रुपये मुझे बबलू को देने हैं, 10,000 रुपये मुझे पिंटू को देने हैं। ठीक है, 20,000 रुपये मुझे इन्वेस्ट करने हैं। ठीक है, 20,000 रुपये और लगभग 30,000 के आसपास मैं सेव करूँगा। तो इस प्रकार जब व्यक्ति सोच रहा है यानी प्लानिंग बना रहा है तो इसे ही अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, जब किसी चीज़ की आर्थिक क्रियाओं की जब प्लानिंग की जाती है यानी उसका एक प्रकार से अध्ययन किया जाता है, मनन किया जाता है उस पर, तो उसे ही अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है जी, जब प्लानिंग की जाती है तो अर्थशास्त्र कहते हैं और जब प्रैक्टिकली, ठीक है, फील्ड में उतरकर, मैदान में उतरकर कार्य किया जाता है तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब मान लीजिए ये व्यक्ति सोच तो रहा है कि मैं 1 लाख रुपए उससे दूंगा, लेकिन जब इसके खर्चे होंगे, मान लीजिए किसी चीज़ में खर्च करेगा तो 10 की जगह वहाँ 12 भी लग सकते हैं। ठीक है, 20 की जगह 22 भी लग सकते हैं। अब ये सेविंग 30 की जगह 20 भी हो सकती है। तो प्रैक्टिकली अलग होता है, सोचना अलग होता है, अध्ययन करना एक अलग होता है और प्रैक्टिकली चीज़ें जो है वो अलग होती है। तो जो प्रैक्टिकली, जब आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन प्रैक्टिकली तरीके से किया जाता है तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं और जब केवल रूम में बैठकर अध्ययन किया जाता है तो उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अर्थात अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन
वितरण एवं उपभोग की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो केवल इसमें अध्ययन किया जाता है, यानी कागजी कार्रवाई कह लीजिए अर्थशास्त्र को, ठीक है। और अर्थव्यवस्था एक कागजी कार्रवाई नहीं होती, वहाँ पूर्ण तरीके से प्रैक्टिकली होता है सब कुछ, ठीक है। कहाँ कितना रुपया जा रहा है, किस चीज़ में कितना पैसा लग रहा है, किस सीमित संसाधन का कितना दोहन हो रहा है, उससे कितनी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, ठीक है। तो वो अर्थव्यवस्था होती है। और केवल कागजी कार्रवाई यानी जब हम केवल प्लानिंग करते हैं किताबों पर बैठकर, अपनी नोटबुक पर बैठकर, तो इसे अर्थशास्त्र कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के जनक कौन हैं? अर्थशास्त्र के जनक हैं एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ की एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। और द वेल्थ ऑफ नेशन जो ये पुस्तक है ये 1776 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। और इन्होंने यानी एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को इस पुस्तक में धन का विज्ञान कहा है। यानी इनके अकॉर्डिंग, एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ठीक है। तो ये फैक्ट आप जरूर याद रखना बच्चों, आ जाता है परीक्षा में। एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। और अर्थशास्त्र को इन्होंने धन का विज्ञान कहा है। तो पूरे विश्व के जो जनक है अर्थशास्त्र के वो एडम स्मिथ है, लेकिन भारतीय अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं विश्वेश्वरैया, ठीक है। विश्वेश्वरैया, ये भी आप याद रखिएगा। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ है, लेकिन भारतीय अर्थशास्त्र के जनक है विश्वेश्वरैया, ठीक है। अर्थशास्त्र का वर्गीकरण देख लेते हैं। अर्थशास्त्र का जो वर्गीकरण होता है वो दो शाखाओं में होता है, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। और ये जो वर्गीकरण है बच्चों, ये किसने किया था? ये किया था रॉगनार फ्रिस्क ने, ठीक है। रॉगनार फ्रिस्क ने, ठीक है। अंग्रेजी नाम है तो बोलने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। रॉगनार फ्रिस्क, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस अर्थशास्त्र के वर्गीकरण की पहली शाखा देख लेते हैं जिसे व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्ष्म अर्थशास्त्र, ठीक है। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की किसी एक इकाई का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। किसी एक इकाई का अध्ययन, जैसे किसी एक उद्योग का, किसी एक फर्म का, किसी बाजार का, किसी एक उत्पादक का या किसी एक उपभोक्ता का अध्ययन किया जाता है। और इसीलिए क्योंकि किसी एक का होता है, एक इकाई का इसमें अध्ययन होता है, इसलिए इसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, ठीक है। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन है? तो एडम स्मिथ हैं फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। समष्टि अर्थशास्त्र को देख लेते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसे बोलते हैं, इसे वृद्ध होता है बड़ा अर्थशास्त्र भी कहते हैं, वृहद, ठीक है, अर्थशास्त्र। इसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जैसे राष्ट्रीय आय, मौद्रिक नीति, बजट, राजकोषीय नीति, आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति, गरीबी और बेरोजगारी। तो ये बड़े मुद्दे हैं, ठीक है। तो इसे वृहद अर्थव्यवस्था कहते हैं। और संपूर्ण अर्थव्यवस्था का जब अध्ययन किया जाता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, वृहद अर्थशास्त्र से कहते हैं, ठीक है। और ये प्रश्न उत्तराखंड में 2018 में आया हुआ है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कौन आता है? और उसका सही आंसर था मौद्रिक नीति, ठीक है। उस समय सही आंसर था मौद्रिक नीति। अच्छा जी, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन है? तो फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है जॉन मेनार्ड किन्स, ठीक है, जेएम किन्स, जे फॉर जॉन, एम फॉर मेनार्ड और ये किन्स, ठीक है। जेएम किन्स भी आप याद रख सकते हैं, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स या फिर जॉन मेनार्ड किन्स, ठीक है। अब आइए अर्थशास्त्र से पीछा छुटाते हुए अर्थव्यवस्था पर फोकस करते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था हमारा टॉपिक है और इसी पर हमें फोकस करना है। अर्थशास्त्र से संबंधित जो ये प्रश्न आ जाते हैं, इन टॉपिक को हमने देख लिया, ठीक है। चलिए अर्थव्यवस्था देख लेते हैं। किसे कहते हैं अर्थव्यवस्था? किसी राष्ट्र द्वारा अपने नागरिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए बनाई गई व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहते हैं। जब मैंने आपको बताया है सरकार भी यही करती है, जब सरकार देख लेती है कि भाई प्रैक्टिकली ये चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, तो फिर सरकार उसी प्रकार से योजना बनाती है, उसी प्रकार से व्यवस्था को बनाती है, ठीक है। जैसे मैंने 1 लाख रुपए का आपको उदाहरण दिया था कि कोई व्यक्ति बैठा हुआ सोच रहा है कि मैं 10,000 रुपये
यहाँ खर्च करूँगा 10,000 रुपये, यहाँ खर्च करूँगा 20,000 रुपये, यहाँ खर्च करूँगा और 30,000 रुपये में सेविंग करूँगा। लेकिन जब वह प्रैक्टिकली करने को जाता है तो होता उससे बिल्कुल अलग है। यहाँ जहाँ वो 10,000 सोच रहा था वहाँ हो सकता है कि 15,000 रुपये लग जाएँ, ठीक है। जहाँ ये 10,000 सोच रहा था यहाँ 12,000 लग जाएँ, ठीक है। 20,000 की जगह 21,000 रुपये लग जाएँ और ये सेविंग यहाँ कम हो जाए, 25 रह जाए। तो देखिए, प्लानिंग एक अलग चीज़ होती है, अध्ययन एक अलग चीज़ है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान एक अलग चीज़ है। तो ये जो व्यवहारिक ज्ञान होता है, जो प्रैक्टिकली जब चीज़ें होती हैं, इसे ही अर्थव्यवस्था कहते हैं। यही बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है, बिल्कुल अधूरा शब्द है, ठीक है। जब इसे किसी देश के साथ जोड़ा जाता है तब यह पूरा हो जाता है। देश की जगह आप राज्य भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है, राज्य, ठीक है। या अर्थव्यवस्था के सामने कुछ भी शब्द होना चाहिए, चाहे देश हो, चाहे राज्य हो, चाहे घर का नाम भी हो सकता है। जैसे सचिन के घर की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था टूट रही है, ठीक है, यहाँ पर ये भी हो सकता है। देश का नाम तो होता ही होता है, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, चीनी अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था, ठीक है जी। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, ये नाम हो सकते हैं। घरों की भी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। तो अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है, इसके सामने कोई ना कोई नाम लगता है, अधिकांशतः देश का नाम तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है, ये तो पक्की बात है। तो चलिए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र देख लेते हैं, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। सबसे पहले अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्र हम देखेंगे वो आर्थिक क्रियाओं के आधार पर देखेंगे, बेस्ड ऑन इकोनॉमी एक्टिविटीज़, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, सॉरी, आर्थिक क्रियाओं के आधार पर। और आर्थिक क्रियाओं के आधार को यानी इस वर्गीकरण को स्वरूप भी कहा जाता है, यानी हम कह सकते हैं स्वरूप के आधार पर या फिर आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने होते हैं, तो 5 क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र। आइए एक एक करके इन सभी क्षेत्रों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर के बारे में, ठीक है। आइए देखते हैं इसके बारे में। जब आय का स्रोत सीधे प्रकृति से जुड़ा हो तो उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जब आय का, ठीक है, स्रोत सीधे प्रकृति से जुड़ा हो तो उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे कृषि, कृषि में जैसे गेहूं आता है तो गेहूं किससे जुड़ा हुआ है, पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, धरती से जुड़ा हुआ है, धरती से आया है और धरती क्या है, प्रकृति, ठीक है। जैसे मत्स्य, मछली कहाँ होती है, पानी में, और पानी क्या है, प्रकृति का तत्व है। जमीन क्या है, प्रकृति का तत्व है, ठीक है। जैसे पशुपालन, ठीक है, पशु किससे आते हैं, प्रकृति से ही तो आते हैं, प्रकृति से जुड़े हुए हैं। खनन, खनन जैसे नदियों में खनन, कोयले का खनन, ठीक है, ये भी किससे संबंधित है, प्रकृति से संबंधित है, ठीक है। तो जब आय का स्रोत, अब कृषि से हमें आय आ रही है गेहूं के माध्यम से, कृषि से हमें चावल के माध्यम से आय हो रही है, कृषि से हमें गन्ने के माध्यम से आय हो रही है, तो ये आय सीधे सीधे प्रकृति से जुड़ी हुई आय होती है, ठीक है। और जब प्रकृति से जुड़ी हुई आय होती है तो उसे हम प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसे अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। क्या माना जाता है, अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। जीडीपी में कितना योगदान है प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र का, सबसे कम है, लगभग 16%, ठीक है। कोई बात नहीं, 16% है तो है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, जब रोजगार में सबसे अधिक योगदान इसी क्षेत्र का है। अपने देश में 50% लोग केवल उस क्षेत्र में लगे हुए हैं जो जीडीपी में योगदान ही 16% दे रहा है। इसीलिए किसान गरीब हैं। क्या हैं, इसीलिए किसान गरीब हैं, ठीक है, क्योंकि किसान किससे संबंधित है, प्राथमिक क्षेत्र से। और प्राथमिक क्षेत्र जीडीपी में कितना अपना योगदान दे रहा है, केवल 16%। और लगभग 50% देश की जनसंख्या इसी क्षेत्र में लगी हुई है, इसलिए किसान गरीब हैं, ठीक है, यही कारण है। चलिए अब देख लेते हैं द्वितीय क्षेत्र को, एक बार हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं प्राथमिक क्षेत्र का। प्राथमिक क्षेत्र किससे जुड़ा होता है, सीधा प्रकृति से जुड़ा होता है, ठीक है। जब हमें आय प्रकृति से जुड़े हुए क्षेत्रों से होती है तो उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे कृषि, मत्स्य, पशुपालन, खनन हो गया, ठीक है। और इसे अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। अगर ये नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, फिर द्वितीय क्षेत्र भी फेल हो जाएगा। मान लीजिए द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, निर्माण और विनिर्माण का क्षेत्र होता है, ठीक है। अब यदि
मान लीजिए गन्ना नहीं होगा तो चीनी कैसे बनेगी, तो द्वितीयक क्षेत्र फेल हो जाएगा। इसलिए अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है प्राइमरी सेक्टर को, प्राथमिक क्षेत्र को। जीडीपी में योगदान सबसे कम है, इसका 16% है। रोजगार में योगदान सर्वाधिक है, लगभग 50% है। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र देख लेते हैं, सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, इसमें कारखानों को शामिल किया जाता है। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में किन्हें शामिल किया जाता है, कारखानों को शामिल किया जाता है। इसमें निर्माण एवं विनिर्माण का कार्य होता है। ठीक है, निर्माण और विनिर्माण का कार्य होता है। निर्माण किसे कहते हैं, मान लीजिए खेत से गेहूं आया कंपनी में और कंपनी ने गेहूं का क्या बना दिया, आटा, तो ये निर्माण है। ठीक है, जब आटा बना तो ये निर्माण है। और जब आटे से फिर बिस्किट बनेगा या शुद्ध वर्तनी होती है बिस्कुट, तो बिस्कुट ही कहेंगे। तो आटा से जब बिस्कुट बनेगा तो वह होगा फिर विनिर्माण। जब निर्माण से दोबारा किसी चीज़ का निर्माण होता है उसे कहते हैं विनिर्माण। तो ये निर्माण एवं विनिर्माण का इसमें कार्य होता है। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं, जैसे आटा चक्की, इसमें निर्माण होता है किस चीज़ का, आटे का, तो ये क्या है, ये द्वितीय क्षेत्र में आएगा। ठीक है, गन्ना, ये कोमा गलत लगा हुआ है, गन्ना फैक्ट्री या गन्ना मिल, ठीक है, इसमें शामिल होगा बिल्कुल। और इसमें और क्या शामिल होगा, सर्विस इसमें शामिल नहीं होगा। इसमें जितनी कंपनी है वो सभी शामिल होगी, चाहे टाटा वगैरह की जितनी कंपनी है वो सभी इसमें शामिल होगी। यानी उद्योग से संबंधित जितनी कंपनी है, उद्योग से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं वो द्वितीय क्षेत्र में ही शामिल होती है। जीडीपी में आज के समय में इसका कितना योगदान है, तो लगभग 30% का योगदान है बच्चों। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर का कितना योगदान है, 16% का है। और सेकेंडरी सेक्टर का कितना प्रतिशत है, तो 30% है। ठीक है, अब देख लेते हैं तृतीय क्षेत्र। ठीक है, तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें नौकरी, सेवा और दुकान को शामिल किया जाता है। सेवा में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, हॉस्पिटल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है। ठीक है, कॉलेज हो सकता है, और क्या हो सकता है, होटल हो सकता है। यहाँ सर्विस यानी सेवा दी जाती है। ठीक है, सेवा आपके पैर दबाने कोई नहीं बोलते, या आपको खाना, मतलब आपकी सेवा अगर घर बैठ के हो रही है उसे सेवा नहीं कहते, उसे तो सेवा कहते ही कहते हैं। सेवा क्षेत्र में भी सेवा होती है। मान लीजिए आप होटल में गए, वहाँ आपको बढ़िया बेड मिला, वहीं आपको भोजन मिल रहा है, तो वो आपकी सेवा ही हो रही है वहाँ पर, और उस सेवा के बदले आप थोड़ा सा उन्हें पे करेंगे। ठीक है, तो है तो सेवा ही। तो जहाँ सेवा होती है, यानी होटल हो गया, कॉलेज हो गया, आपके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, उसका चार्ज तो भाई लगेगा ही लगेगा। ठीक है, फ़ायदा तो सभी देखते हैं। तो कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल हो गया, होटल हो गया, तो ये जो जितनी चीज़ें होती हैं, ठीक है, आपने देखा होगा बाइक सर्विस, तो वहाँ आपकी जो बाइक होती है उसकी सेवा की जाती है। तो सेवा क्षेत्र में ये सभी चीज़ें आती हैं, जैसे होटल हो गया और रेस्टोरेंट हो गया। ठीक है, जिसे ढाबा बोलते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सेवा में आते हैं। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं, ये आप याद रखना। ठीक है, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं, जैसे परिवहन। हाँ जी, परिवहन जैसे बस आपको मान लीजिए देहरादून जाना है। ठीक है, कहाँ से जाना है, तो नैनीताल से देहरादून जाना है। अब परिवहन के माध्यम से आप जा रहे हैं, तो परिवहन वाले आपकी सेवा ही कर रहे हैं। हालांकि उसके बदले वो चार्ज भी लेंगे, लेकिन हो तो गई आपकी सेवा ना, आपका काम कर रहे हैं वे। ठीक है, हॉस्पिटल हो गया, ठीक है, कोचिंग हो गया, नेता भी कहीं ना कहीं सेवा करता है, वो अलग बात है कि ये थोड़ा अपनी सेवा भी कर लेते हैं। शिक्षा हो गया, खेल हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, जैसे जियो कंपनी, एयरटेल कंपनी, वीआई कंपनी, तो ये कम्युनिकेशन के साधन हैं, ये भी आपको और हमें सेवा ही प्रदान करा रहे हैं, और मैं भी अभी फ़िलहाल आपको सेवा ही प्रदान करा रहा हूँ। ठीक है, बैंक हो गया, नौकरी हो गई, ये सभी क्या किस में आते हैं, सेवा क्षेत्र में आते हैं। और सेवा क्षेत्र किसे बोलते हैं, तृतीय क्षेत्र को बोलते हैं। जीडीपी में योगदान कितना है सेवा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र का, तो सर्वाधिक है, 54%। ठीक है, सर्वाधिक किसका है, तो सेवा क्षेत्र का है। ये मैं भारत की बात कर रहा हूँ। ठीक है, भारत में जीडीपी में योगदान सर्वाधिक किसका है, तृतीय क्षेत्र का है बच्चों। चतुर्थ क्षेत्र देख लेते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में ज्ञान क्षेत्र को शामिल किया जाता है, नॉलेज सेक्टर को इस क्षेत्र में शामिल किया जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे सूचना और प्रौद्योगिकी यानी आईटी, और अनुसंधान और विकास। ठीक है, तो ये जितने भी चीज़ें हैं यानी ज्ञान के जो क्षेत्र हैं, ठीक है,
ज्ञान के जो क्षेत्र हैं, नॉलेज सेक्टर जो हैं, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी अनुसंधान जहाँ होते हैं, ठीक है, जैसे DRDO हो गया, ठीक है, इसरो हो गया, तो ये सब ज्ञान के क्षेत्र हैं, ये चतुर्थ क्षेत्र में आते हैं। अब पंचम क्षेत्र देख लेते हैं। इस क्षेत्र में उच्चतम निर्णय लेने वाले लोग एवं संस्थानों को शामिल किया जाता है। उदाहरण के तौर पर विश्वविद्यालय, ठीक है, सरकारी संगठन, सार्वजनिक सेवा, कंपनियों के CEO, MD, वित्तीय और कानूनी सलाहकार। तो ये क्या करते हैं बच्चों, ये उच्चतम निर्णय लेने वाले लोग या फिर संस्थान होते हैं, और इन्हें जब जिस क्षेत्र में शामिल किया जाता है वह है पंचम क्षेत्र। तो अब हम देख लेते हैं कार्य के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। और कार्य के आधार पर बच्चों अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्र होते हैं, एक होता है संगठित क्षेत्र और दूसरा होता है असंगठित क्षेत्र, ठीक है। इस क्षेत्र को, इस वर्गीकरण को शर्त भी कहते हैं, ठीक है, शर्त भी कहते हैं। कार्य के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को शर्त भी कहते हैं, ठीक है। शर्त कैसी होगी, आइए अब इसे समझेंगे। संगठित क्षेत्र सबसे पहले देख लीजिए, जिस क्षेत्र में नौकरी की शर्त, समय और वेतन तीनों ही निश्चित हो तो उसे संगठित क्षेत्र कहते हैं। यहाँ समय, वेतन और नौकरी की शर्त ये सभी के सभी निश्चित होंगी। किसमें? असंगठित में नहीं, संगठित क्षेत्र में। संगठित क्षेत्र में नौकरी की शर्त, समय और वेतन तीनों ही निश्चित होते हैं। जैसे आपकी सरकारी नौकरी, ठीक है, सरकारी नौकरी में जो समय होगा वो भी निश्चित होगा। आप 60 वर्ष तक नौकरी करेंगे ही करेंगे, जब तक आपके शरीर में कुछ दिक्कत ना हो जाए तो आप करेंगे, ठीक है। अगर आप स्वस्थ हैं, बिल्कुल जा सकते हैं कार्यालय में, तो आप 60 वर्ष तक कंटिन्यूटी के साथ में क्या करेंगे, अपनी जॉब करेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे। अगर आपके शरीर में भी कुछ हो जाता है ना भाई साहब, तब भी आपको वेतन आता रहेगा, तो निश्चित है, ठीक है। वेतन भी यहाँ निश्चित होता है, ठीक है। जैसे कोरोना काल ही देख लीजिए, कोरोना काल में बहुत से क्या हुए, जॉब पे नहीं गए, सरकारी अधिकारी कर्मचारी भी नहीं जा पाए, तो वेतन आता रहा, वेतन निश्चित है, ठीक है। वेतन घटेगा नहीं, बढ़ेगा ही, ठीक है। तो वेतन निश्चित है। और नौकरी की शर्त भी निश्चित होती है, ठीक है। शर्त कैसी कि भाई 60 वर्ष तक की आयु तक या जो भी कुछ है, ये कुछ शर्तें होती हैं इसमें कि जब रिटायरमेंट होगा तो इतना पैसा मिलेगा, या क्या होगी पेंशन वगैरह जो होगी। तो नौकरी में शर्त इसमें जब होती हैं, ये चीज़ें जब निश्चित होती हैं तो उसे संगठित क्षेत्र कहते हैं। ऐसे ही बड़ी कंपनियों में भी होती है, जैसे टाटा कंपनी हो गई, रिलायंस कंपनी हो गई, बिरला कंपनी हो गई। इनमें जो उच्चतम पदाधिकारी हैं इन कंपनियों में, तो उन्हें भी हम संगठित क्षेत्र में रखते हैं, क्योंकि वे भी एक शर्त के तहत ही नौकरी में जाते हैं, ठीक है। वहाँ समय, वेतन और नौकरी की शर्त निश्चित होती है, ठीक है। आइए थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में। संगठित क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रोजगार रेलवे एवं सेना ने दिया है, ठीक है। सबसे ज़्यादा रोजगार रेलवे ने दिया है, भारतीय रेलवे की मैं बात कर रहा हूँ। भारतीय रेलवे ने बहुत ज़्यादा रोजगार दिया है, और देखिए सेना ने भी बहुत ज़्यादा रोजगार दे रखा है। हमारे पास लगभग 24 से 25 लाख सेना है, ठीक है। यदि तीनों सेनाओं को मिला दिया जाए तो 24-25 लाख बहुत बड़ी संख्या बैठती है भाई। और रेलवे ने भी कम से कम 2-2.5 लाख कर्मचारियों को, अधिकारियों को क्या दिया हुआ है, रोजगार दिया हुआ है, ठीक है। और इनका जो नौकरी की शर्त है, नौकरी में वेतन है, और क्या कह सकते हैं, वेतन के अलावा और क्या, और समय, ठीक है। ये सब निश्चित है रेलवे में और सेना में, तो ये संगठित क्षेत्र में आएंगे, ठीक है। असंगठित क्षेत्र को देख लीजिए, जिस क्षेत्र में नौकरी का वेतन, समय और छुट्टी तीनों ही अनिश्चित रहती हैं तो उसे असंगठित क्षेत्र कहते हैं। जैसे प्राइवेट नौकरी में आप छुट्टी नहीं ले सकते, ठीक है। आपका कोई समय भी अनिश्चित है, ठीक है। मान लीजिए अभी अगर आपको कंपनी का मालिक निकालना चाहे तो निकाल सकता है, ठीक है। कोरोना में जब कोरोना वायरस आया था, ठीक है, संक्रमित हो रहे थे लोग, तो उस समय क्या हुआ, बहुत सारे लोग निकाल दिए गए कंपनी से। तो समय अनिश्चित रहता है यहाँ। नौकरी का वेतन भी, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है कंपनी को तो 1,500 रुपये आपके भी बढ़ा देंगे, ठीक है। इतना ही 10-15 हज़ार रुपये की जॉब होती है। मैं बात कर रहा हूँ छोटे लेवल की, बड़े लेवल पर तो कई लाखों में, करोड़ों में भी होती है, ठीक है। तो नौकरी का वेतन भी अनिश्चित रहता है, ठीक है। तो इसे असंगठित क्षेत्र में रखा जाता है। किसे? चलो उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। प्राइवेट नौकरी को, कृषि भी ऐसे ही है, ठीक है। कभी काम है, कभी नहीं है, ठीक है। अभी बरसात चल रही है तो अभी काम नहीं होगा, सर्दी आ जाएगी तो काम हो जाएगा। तो इसमें भी अनिश्चितता रहती है, ये भी असंगठित क्षेत्र में आता है। अपनी दुकान,
अपनी दुकान भी असंगठित क्षेत्र में ही आती है। इसमें वेतन कोई निश्चित नहीं होता भाई, पैसे आने को आज आ जाए 20,000 और ना आने को आए ना 5,000 रुपये भी ना आए, ठीक है। तो अपनी दुकान भी ऐसे ही होता है, ठीक है। अगर दुकान वाला बीमार पड़ जाए, ठीक है, तो वेतन देने वाला इसे कोई नहीं है, ठीक है। तो ये असंगठित क्षेत्र में आता है। असंगठित क्षेत्र में सर्वाधिक रोजगार कपड़ा उद्योग में है। हाँ जी, ये याद रखना महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड ने ये प्रश्न पूछा हुआ है। किसने पूछा हुआ है? यूकेपीएससी ने पूछा हुआ है, ठीक है। असंगठित क्षेत्र में सर्वाधिक रोजगार किस उद्योग ने दिया है? कपड़ा उद्योग ने दिया है, याद रखना। स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र देख लेते हैं। 4 क्षेत्र होते हैं स्वामित्व के आधार पर: सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र। जो इंग्लिश में थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं तो इधर मैंने लिखा हुआ है, इसे आप देख सकते हैं, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पब्लिक सेक्टर, निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर, संयुक्त क्षेत्र जॉइंट सेक्टर और सहकारी क्षेत्र कोऑपरेटिव सेक्टर, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं सार्वजनिक क्षेत्र को यानी पब्लिक सेक्टर को। इस क्षेत्र पर पूरी तरह से सरकार का अधिकार होता है। इसका मुख्य उद्देश्य विकास तथा समाज कल्याण करना है, ठीक है। तो सार्वजनिक क्षेत्र जो पब्लिक सेक्टर है, इस क्षेत्र पर किसका अधिकार होता है? सरकार का अधिकार होता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? सरकार का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों विकास करना लोगों का और समाज कल्याण करना, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी रेलवे है, ठीक है। रेलवे और महारत्न कंपनियां ये सरकारी कंपनियां हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं सार्वजनिक क्षेत्र की और मैंने बताया इस क्षेत्र पर पूरी तरीके से सरकार का अधिकार होता है। और रेलवे किसके अधीन है? सरकार के अधीन है। और महारत्न कंपनियां जैसे ये BHEL कंपनी है तो ये भी किसके अधीन है? ये भी सरकार के अधीन है। और भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी रेलवे और महारत्न कंपनियां हैं, याद रखिएगा आप, ठीक है। अब देख लेते हैं निजी क्षेत्र को यानी प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है। निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर को। इसके सभी क्षेत्रों में निजी व्यक्तियों का हाथ होता है, ठीक है। निजी कौन होते हैं? ठीक है, आपको पता होना चाहिए। निजी व्यक्ति कोई भी हो सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कंपनी लगा ले तो वो निजी कंपनी होगी, उसी व्यक्ति की कंपनी होगी, ठीक है। इसके सभी क्षेत्रों में निजी व्यक्तियों का हाथ होता है, यानी यहाँ सरकार का कोई लेना देना नहीं होता। इसका मुख्य उद्देश्य केवल लाभ कमाना होता है। मान लीजिए मैं कंपनी लगाऊँ, ठीक है, तो मैं क्या किसी का दूसरे का लाभ देखना चाहूँगा? मैं तो भाई अपनी कंपनी का लाभ देखना चाहूँगा। इसी प्रकार निजी क्षेत्र में निजी जो व्यक्ति होता है इसका मुख्य उद्देश्य केवल अपना लाभ कमाना होता है, ठीक है। ओके, अब देख लेते हैं पूंजी के आधार पर सबसे बड़ी निजी कंपनी कौन है? रिलायंस, ठीक है। पूंजी यानी कैपिटल के आधार पर यह कौन सा निजी क्षेत्र है? और निजी क्षेत्र के आधार पर या पूंजी के आधार पर सबसे बड़ी निजी कंपनी रिलायंस है। जबकि कार्य की क्षमता के आधार पर, ठीक है, कार्य की, यहाँ कार्य नहीं, यहाँ लिखना कर, ठीक है। जबकि कर की क्षमता के आधार पर सबसे बड़ी कंपनी है टाटा, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो कंपनी कर देती है वो टाटा कंपनी देती है बच्चों, ठीक है। और पूंजी के आधार पर सबसे बड़ी निजी कंपनी कौन है? रिलायंस है, यानी रिलायंस के पास सर्वाधिक पूंजी है भारत के अंदर या भारत से बाहर भी, ठीक है। आगे देख लेते हैं संयुक्त क्षेत्र। संयुक्त क्षेत्र चल क्यों रहा भाई पेन? हाँ, अब चला। इसमें निजी लोग भी होंगे और सार्वजनिक यानी सरकार भी होगी, दोनों की भागीदारी होती है। निजी व्यक्ति की भी और सार्वजनिक यानी सरकार की भी इसमें भागीदारी होती है। इसे PPP भी कहते हैं, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। वर्तमान में भारत में सबसे तेजी से PPP का विकास हो रहा है, यानी सरकार और निजी व्यक्ति साथ में मिलकर कार्य कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है मेट्रो रेल। मेट्रो जो रेल है वो 100% सरकार की नहीं है बच्चों, उसमें निजी व्यक्ति की भी भागीदारी है। सरकार की भागीदारी तो है ही है, लेकिन निजी व्यक्ति की भी उसके अंदर भागीदारी है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सहकारी क्षेत्र, कोऑपरेटिव। जब किसी कंपनी की कर लेना इसे की, ठीक है, व्याकरणिक दृष्टि आई सामने। जब किसी कंपनी की दिशा निर्देश, नहीं कंपनी का ही होगा, दिशा निर्देश सरकार तय करती है तो उसे सहकारी क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। जब किसी कंपनी का दिशा निर्देश जो है वो सरकार तय करेगी ना बच्चों, तो उसे क्या कहते हैं? सहकारी क्षेत्र कहते हैं। लेकिन इसमें जो सहकारी क्षेत्र में
निजी लोग भी होते हैं और सरकार भी होती है, लेकिन इसकी जो दिशा निर्देश होती है ना वो केवल सरकार तय करती है। कौन तय करती है? सरकार तय करती है। ठीक है, इसमें भागीदारी वैसे दोनों की होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव कंपनियों का संचालन कई लोगों के द्वारा होता है और इसमें सरकार भी शामिल होती है। तो ये क्या था बच्चों? ये था सहकारी क्षेत्र, कोऑपरेटिव सेक्टर। ठीक है, अच्छा ये हमने यहाँ तक जान लिया। अब देख लेते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था के कई प्रकार होते हैं, जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है, चलिए इनके बारे में जानते हैं। पूंजी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? पूंजी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है। निजी व्यक्ति मैंने अभी बताया, जैसे रिलायंस के मुकेश अंबानी निजी व्यक्ति हैं। ठीक है जी, अडानी हो गए निजी व्यक्ति हैं। ठीक है जी, आदित्य बिरला हो गए निजी व्यक्ति हैं। ठीक है, तो जब उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्तियों का किसी देश में पूर्ण रूप से अधिकार होता है तो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। सभी आर्थिक क्रियाएं निजी हित और निजी लाभ के लिए इसमें होती है। किसमें? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है या फिर बाजार पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है तो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। सभी आर्थिक क्रियाएं निजी हित और निजी लाभ के लिए इसमें होती हैं। ठीक है जी, मैंने फिर बताता हूँ। मान लीजिए आप कोई कंपनी लगाएं तो सबसे पहले आप अपना लाभ देखोगे ना, तो इसी प्रकार जब कोई निजी व्यक्ति कंपनी लगाता है तो सबसे पहले वो निजी हित और निजी लाभ देखता है। और पूंजी अर्थव्यवस्था क्या होती है? इसमें सभी लोग यानी उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का ही अधिकार होता है। ठीक है, बाजार पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है। तो यहाँ जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं उनमें निजी हित और निजी लाभ देखा जाता है। तो निजी हित और निजी लाभ कहाँ देखने को मिलता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हमें देखने को मिलता है। इसमें सरकार का हस्तक्षेप सीमित होता है। मान लीजिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें हो जाएं तो ही सरकार हस्तक्षेप करेगी, वरना सरकार का कोई हस्तक्षेप यहाँ नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे अमेरिका, ठीक है, यूएसए, ब्रिटेन और फ्रांस, यहाँ क्या है बच्चों? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, यानी बाजार के ऊपर जो अधिकार है, ठीक है, वो किसका है? निजी व्यक्तियों का है। उत्पादन के साधनों पर जो अधिकार है वो निजी व्यक्तियों का है। ठीक है, आइए अब दूसरा प्रकार देख लेते हैं अर्थव्यवस्था का, समाजवादी अर्थव्यवस्था। ये ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन के साधन पर देश की सरकार का अधिकार होता है। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन समाज की जरूरत के हिसाब से होता है। समझिए इस बात को। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसमें निजी व्यक्तियों का क्या होता है? पूर्ण रूप से हाथ होता है या अधिकार होता है बाजार पर, उत्पादन पर। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का अधिकार होता है उत्पादन के साधन पर। ठीक है, इस अर्थव्यवस्था में क्या होता है? उत्पादन समाज की जरूरत के हिसाब से होता है। यदि समाज को यानी देश के लोगों को जितनी जरूरत होगी इतना इसमें उत्पादन होगा। यहाँ पर निजी लाभ नहीं देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ कौन कर रही है? इस अर्थव्यवस्था को कंट्रोल कौन कर रही है? इस अर्थव्यवस्था को कंट्रोल कर रही है सरकार, और सरकार केवल समाज की जरूरत देखती है, उसी हिसाब से ये उत्पादन करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसलिए उत्पादन के सभी प्रमुख कारण और संसाधन सरकार या फिर राज्य के स्वामित्व में होते हैं। तो यहाँ जितने भी उत्पादन के साधन होंगे यानी जितनी कंपनियां होंगी वो सब सरकारी होंगी, एक तरीके से ये कह लीजिए। और इसका जो उदाहरण है वो रूस है। ठीक है, 1991 से पहला यूएसएसआर, ठीक है, इसे 1991 में तोड़कर बहुत सारे 15 लगभग टुकड़े कर दिए थे, और उन्हीं टुकड़ों में सबसे बड़ा टुकड़ा है रूस। ठीक है, तो रूस में क्या है? ये अर्थव्यवस्था हमें देखने को मिलती है। इसमें जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब सरकारी होंगी, निजी व्यक्तियों का कोई दखल नहीं होगी। जैसे स्कूल होंगे तो सब सरकारी होंगे, कॉलेज होंगे सब सरकारी होंगे, विश्वविद्यालय होंगे सब सरकारी होंगे, होटल होंगे या फिर हॉस्पिटल होंगे सब सरकारी होंगे। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में सब कुछ सरकार के हाथ में रहता है। आइए बढ़ते हैं। और वहीं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होटल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय हो गए, वो सभी निजी लोगों के हाथ में रहते हैं बच्चों। मिश्रित अर्थव्यवस्था देख लेते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर स्वामित्व सरकार एवं निजी व्यक्ति दोनों का होता है। अच्छा जी, मिश्रित अर्थव्यवस्था में हमें क्या देखने को मिलता है?
कि यहाँ पर जो उत्पादन के साधन हैं उन पर जो स्वामित्व होगा वो सरकार का भी होगा और निजी व्यक्तियों का भी होगा, यानी दोनों का ही होगा, स्वामित्व दोनों का होगा। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अपना प्यारा देश भारत। ठीक है, यहाँ पर जो हॉस्पिटल हैं, चिकित्सालय हैं, वो सरकारी भी हैं और प्राइवेट भी हैं। स्कूल सरकारी भी हैं और प्राइवेट भी हैं। बस सरकारी भी है और प्राइवेट भी है। रेल सरकारी भी है और प्राइवेट भी है। ठीक है, जैसे मेट्रो रेल, वो क्या है, कहीं ना कहीं उसमें निजी व्यक्तियों का हाथ है कि नहीं है, हाथ का मतलब स्वामित्व है कि नहीं है, तो है। तो यहाँ पर अब देखिए कंपनी जैसे रिलायंस प्राइवेट है और ये BHEL कैसी है, तो ये सरकारी है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन के साधन होते हैं उन पर स्वामित्व सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का होता है। खुली अर्थव्यवस्था देख लेते हैं। ठीक है जी, खुली अर्थव्यवस्था, इसे ओपन इकोनॉमी कहते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आयात निर्यात पर न्यूनतम प्रतिबंध होते हैं, यानी कम से कम प्रतिबंध होते हैं, सब कुछ ओपन रहता है। अपने देश से दूसरे देश में सामान जाता है और दूसरे देश से आसानी से अपने देश में आ जाता है और अपने देश से आसानी से दूसरे देश में चला जाता है। और इसके सबसे अच्छा उदाहरण है सिंगापुर और दूसरे नंबर पर सबसे अच्छा उदाहरण है USA। हालांकि अभी ट्रंप हैं और ट्रंप ने बहुत टैरिफ खेल रखा है, लेकिन फिर भी USA और सिंगापुर ये दोनों ही खुली अर्थव्यवस्था है, ओपन इकोनॉमी है और यहाँ पर आयात निर्यात पर बहुत कम प्रतिबंध है, ज़्यादा प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, आइए बंद अर्थव्यवस्था देख लेते हैं जिसे क्लोज्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। ठीक है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आयात निर्यात शून्य हो, ना देश से कुछ बाहर जा रहा है, ठीक है, यानी निर्यात हो रहा है, और ना देश के अंदर ही कुछ आ रहा है, आयात हो रहा है। जैसे उत्तर कोरिया, किम जोंग उन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो इस देश में ना कुछ, मान लीजिए ये उत्तर कोरिया है ये, ठीक है, तो ना दूसरे देश से आता है और ना यहाँ से जाता है, यह बंद अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं वस्तु उत्पादन के 4 कारक होते हैं, कौन कौन से में कारक हैं देख लेते हैं। तो किसी भी वस्तु का जब उत्पादन होता है तो बच्चों 4 कारक चाहिए होते हैं। अब मान लीजिए आपको कोई कंपनी लगानी है तो सबसे पहले पूंजी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो सबसे पहला कारक होता है पूंजी, यानी धन। पूंजी किसे कहते हैं, उत्पादन में लगाया गया धन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं वस्तु उत्पादन के कितने कारक होते हैं, 4। ठीक है, ये लिखा हुआ है लेकिन मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि ये अपने उत्तराखंड में पूछा जा चुका है। प्रश्न ये था कि वस्तु उत्पादन के निम्नलिखित कारकों में से कौन एक नहीं है। तो ये वस्तु उत्पादन से संबंधित प्रश्न, कारक से संबंधित प्रश्न आ चुका है उत्तराखंड में। ठीक है, तो सबसे पहला जो कारक होता है वह होता है पूंजी, यानी आपको धन तो चाहिए ही चाहिए। अगर आप कोई भी कंपनी लगा रहे हैं जिससे कि उत्पादन होगा तो आपको पूंजी चाहिए ही चाहिए। तो प्रथम कारक क्या है, पूंजी। दूसरा कारक है भूमि। अब जो कंपनी लगेगी या कुछ भी आप लगाओगे, छोटा मोटा जो भी आपका उद्योग है वो जो लगाओगे, उसके लिए धरती तो चाहिए भाई, आसमान में तो लग नहीं सकती। तो दूसरा कारक है भूमि, वस्तु उत्पादित करने का स्थान। ठीक है, और तीसरा फिर आपको श्रमिक भी चाहिए। ठीक है, अगर आपका छोटा कुछ उद्योग है तो आपको 5-7 लोग चाहिए, और बड़ा उद्योग है तो हो सकता है आपको हज़ारों में लोग चाहिए, लेकिन लोग तो आपको चाहिए ही चाहिए होंगे। तो वस्तु के उत्पादन के लिए काम कर रहे मजदूरों को श्रमिक कहते हैं, और श्रमिक तीसरा कारक होता है वस्तु उत्पादन का। और फिर होता है उद्यमी। उद्यमी वो स्वयं व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति की कंपनी होती है। ठीक है, अगर यही व्यक्ति नहीं होगा तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस व्यक्ति का होना तो बहुत ज़रूरी है बच्चों। ठीक है, तो उद्यमी, श्रमिक, भूमि और पूंजी, ये 4 क्या होते हैं, ये वस्तु उत्पादन के कारक होते हैं। किसी वस्तु का उत्पादन इन 4 कारकों पर ही निर्भर करता है, पूंजी पर, भूमि पर, श्रमिक पर और उद्यमी पर। उद्यमी उसे कहते हैं जिस व्यक्ति की कंपनी होती है या जो व्यक्ति कंपनी लगाने की सोच रहा है। ठीक है जी, ओके। तो इन वस्तु उत्पादन के 4 कारकों के बारे में मैं कल भी दूसरी वीडियो में भी थोड़ा सा आपको बताऊंगा, और फिर नए टॉपिक के बारे में हम जानेंगे डिटेल से। अच्छा जी, आज की ये वीडियो लेक्चर कैसी लगा आपको, इसके बारे में आप ज़रूर बताना। ये सीरीज़ कंटिन्यू रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए, ये भी आप बताओगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।